विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दिव्येंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यदि आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान का चयन किया है तो आपका पहला पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ बॉटनी, उस पेपर का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले। यह पेपर दिनांक 11 मई 2026 को RALVV यूनिवर्सिटी सागर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है, किंतु यह पेपर सागर विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों और सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। किंतु विशेषकर कंडीशन क्या है कि यदि आपका मेजर विषय बॉटनी है तो आप लोग जानते हैं कि बॉटनी मेजर में टोटल आपके 3 पेपर होंगे। उसमें से पहला पेपर फंडामेंटल ऑफ बॉटनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में बताऊंगा और उस पेपर के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के सॉल्यूशन में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो विद्यार्थियों, हम लोग इस पेपर की तरफ चल रहे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी में और आपके भी कॉलेज में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गई है या स्टार्ट होने वाली है तो आप भी जब भी आपका पेपर हो तो आपका पेपर हमें स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। यहां पर नंबर है 77250 77 250 44 325 44325। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपका पेपर हमें अवश्य भेजिए यानी सेंड कीजिए। चाहे आपका पेपर कोई सा भी विषय हो, आप हमें सेंड कीजिए और जो भी आपके दोस्तों का दूसरा पेपर भी है तो वो भी हमें सेंड कीजिए, जिससे उसका सॉल्यूशन हम दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर आप लोगों को कैसा लगा या सॉल्यूशन कैसा लगा। और अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहें। तो विद्यार्थियों, बात कर रहे हैं बॉटनी मेजर फर्स्ट का पेपर है, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर का पेपर है। किंतु यह पेपर सागर विश्वविद्यालय के साथ साथ में यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सागर विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा, तो यहां थोड़ा करेक्शन करना है। यह पेपर 11 मई 2026 को हुआ, याद रखिएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, 11 मई 2026 को हुआ है। चलते हैं, देखिए यहां पर बीएससी फर्स्ट एग्जामिनेशन ईयर 2026 बॉटनी पेपर मेजर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ बॉटनी। क्या क्या है, 3 पार्ट में पेपर डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में बात होती है यहां पर एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, किसी एक वेद का नाम बताइए जिसमें वनस्पति ज्ञात है। नेम एनी वन वेदा रिलेटेड टू बॉटनिकल नॉलेज। दूसरा, पुष्प क्रम क्या है, डिफाइन इन्फ्लोरेंस है, किसी एक स्थायी ऊतक का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, चौथा, जल विभव क्या है, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। और पांचवा, गेमेटोफाइट क्या होता है, व्हाट इज गेमेटोफाइट। सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए, तो यहां पर 5 प्रश्न आपको करना थे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी। उसके और में दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत इन द प्लांट साइंस। सुश्रुत के योगदान का वर्णन कीजिए, किसमें, वनस्पति शास्त्र में। अगला प्रश्न है, जड़ की संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। उसके बाद फूलों के भागों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद हमें प्रश्न दिया हुआ, जड़ की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। उसके बाद में अगला प्रश्न, जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके और में दिया हुआ, व्हाट अ शॉर्ट नोट ऑब्जर्व इम्बाइटिशंस यानी अवशोषण पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। इसके और में दिया हुआ, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में डिफरेंस लिखिए, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताना है। सेक्शन सी में आ गए। सेक्शन सी में कह रहा है कि 15 अंक का प्रत्येक प्रश्न है और यहां पर कुल मिलाकर आपको
4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, भारत में वनस्पति विज्ञान के इतिहास और विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉटनी इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण उदाहरण से समझे। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन विद सूटेबल एग्जांपल। अगला प्रश्न है, पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण और कार्य को विस्तार से लिखिए। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरेख से समझाइए। डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद डायग्राम। अगला प्रोसेस है, बीज अंकुरण की प्रक्रिया एवं महत्व को समझाइए। डिस्कस द प्रोसेस इंपॉर्टेंस ऑफ द सीड जर्मिनेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा का वनस्पति विज्ञान में महत्व समझाइए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा इन बॉटनी। अगला और लास्ट प्रश्न, बीजों के प्रकार और संरचना समझाइए। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सीड एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रश्न पत्र आपके सामने आया है। अब हम चल रहे हैं इस पर क्वेश्चन पेपर के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के सॉल्यूशन को मैं आपको बताता हूं। तो ये जो पेपर है 3 सेक्शन में डिवाइड है। पेपर 3 घंटे का है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पेपर में बात करते हैं। पहला प्रश्न, किसी एक वेद का नाम बताइए जिसमें वनस्पति ज्ञात है। नेम एनी वन वेद रिलेटेड टू बॉटनिकल नॉलेज। तो इसका नाम है अथर्ववेद। याद रखिएगा आंसर आप लोग, अथर्ववेद है इसका नाम। तो इसमें औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, पुष्प क्रम क्या है? डिफाइन इनफ्लोरेसेंस। तो पौधों के मुख्य अक्ष पर फूलों के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। याद रखिएगा, पौधे के मुख्य अक्ष पर फूलों के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी एक स्थायी ऊतक का नाम बताइए। तो आप जाइलम या फ्लोएम दोनों में से किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव क्या है? तो किसी तंत्र में पानी के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और शुद्ध पानी के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को जल विभव कहते हैं। इसे साइंस से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, गेमेटोफाइट क्या होता है? व्हाट इज गेमेटोफाइट? तो ये पौधे के जीवन चक्र की वह अवस्था है जो अगुणित यानी हिप्लॉइड्स होती है और युग्मकों यानी गैमेट्स का उत्पादन करती है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहां पर आ रहा है 5 प्रश्नों के उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। यहां पर गलत प्रिंट हो गया, ये इस तरीके से ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है? वनस्पति विज्ञान की परिभाषा और महत्व को समझाइए। प्रश्न हमने ऊपर देखा। तो एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधों की संरचना, वृद्धि, वर्गीकरण, प्रजनन, शरीर क्रिया, अनुवांशिकी तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स including their structure, growth, classification, reproduction, physiological, genetics and relationship with the environment। उसके बाद बात होती है वनस्पति विज्ञान का महत्व की बात हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी का इंपॉर्टेंस क्या, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है खाद्य पदार्थों का स्रोत, द सोर्स ऑफ द फूड मटेरियल। तो पौधे हमें अनाज, फल, सब्जियां एवं अन्य खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। दूसरा, औषधियों का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। अनेक औषधीय पौधों से प्राप्त होती है जैसे तुलसी, नीम, अश्वगंधा आदि। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन की आपूर्ति, द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो जीवों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगला आता है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पौधे वायु प्रदूषण कम करते तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। अगला, कृषि विकास में सहायक, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो वनस्पति विज्ञान के ज्ञान से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ता जाता है। औद्योगिक उपयोग यानी इंडस्ट्रियल यूजेस, लकड़ी, कागज, रबर, कपास, जूट आदि उद्योगों के लिए पौधे महत्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करते हैं। और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें, जैव विविधता का संरक्षण, तो यह विज्ञान यानी बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान पौधे के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण में सहायक है। अतः हम कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान मानव जीवन, कृषि, चिकित्सा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान है। पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए वनस्पति विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। इसके और में एक बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा गया, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत इन द प्लांट साइंस। सुश्रुत का पादप विज्ञान में योगदान का वर्णन कीजिए। तो आचार्य सुश्रुत जिन्हें मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उनका बॉटनी और जो हम कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं में योगदान उतना क्रांतिकारी है। उन्होंने चिकित्सा के लिए वनस्पतियों के व्यवस्थित वर्गीकरण और उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी को स्टडी किया। अतः सुश्रुत संहिता में उनके पादप विज्ञान यानी कि प्लांट साइंस संबंधी योगदान को हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले पादपों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, द
साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। शुश्रुत ने पौधों को उनके वृद्धि और स्वरूप के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया, जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण से काफी मिलता जुलता है। वनस्पति, सबसे पहले वे पौधे जिनमें फल तो आते हैं लेकिन फूल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, उनको वनस्पति कहते हैं, वेजिटेटिव जिसे बोलते हैं। अगला वानस्पत्य, वे पौधे जिनमें फूल और फल दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगला औषधि, वे पौधे जो फल पकने के बाद सूख जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जैसे अनाज या घास। और विरुद्ध, वे पौधे जो लताओं के रूप में फैलते हैं या झाड़ीनुमा होते हैं। यह क्लासिफिकेशन किसका है? शुश्रुत का क्लासिफिकेशन। उसके बाद औषधि पादपों का वर्गीकरण। सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में लगभग 760 मेडिसिनल प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया है सुश्रुत ने। सोचिए आप लोग, उन्होंने केवल पौधों के नाम ही नहीं दिए बल्कि निम्नलिखित पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। सबसे पहले प्राप्ति स्थान, पौधे किस तरह से मिट्टी या जलवायु में उगते हैं यह उन्होंने बताया। संग्रहण विधि, किस ऋतु में पौधे का किस भाग यानी जड़, छाल, पत्ती, फल को इकट्ठा करना चाहिए ताकि उसकी शक्ति बनी रहे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, पौधों के रस, उनके वीर्य और विपाक का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है शल्य चिकित्सा में वनस्पतियों का उपयोग, यानी सर्जरी में मेडिसिनल प्लांट का यूज क्या क्या है। तो सुश्रुत ने पादपों का उपयोग केवल आंतरिक औषधि के रूप में नहीं बल्कि सर्जरी में भी किया है। संज्ञाहरण, उन्होंने शल्य क्रिया से पूर्व दर्द कम करने के लिए विशेष जड़ी बूटियों के उपयोग का सुझाव दिया, जिसे हम लोग एनेस्थेटिया या एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं। रोपण यानी हीलिंग्स, घावों को साफ करने यानी शोधन और भरने यानी रोपण के लिए उन्होंने नीम, हल्दी और विभिन्न कषाय का विस्तृत से वर्णन किया। क्षार सूत्र, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए औषधि पौधों से तैयार किए गए विशेष धागों का उपयोग करना उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। मतलब उन्होंने उस दौरान भी सर्जरी करना सीख लिया था। सोचो आप लोग। विष विज्ञान, सुश्रुत ने पादप आधारित विषयों और उनके मारक का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ जहरीले पौधे को शुद्ध करके औषधि के रूप में बदला जा सकता है। सुश्रुत का मानना था कि इस जगत में, कितनी शानदार लाइन थी उनकी, इस लाइन को आप याद रखिएगा। सुश्रुत की लाइन क्या थी? इस जगत में ऐसा कोई भी प्लांट, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं हो। तो इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन सब में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमेशा रहती है। उन्होंने पादप विज्ञान को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर व्यावहारिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के आधार बनाया। अगला प्रश्न है, जड़ की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात करें तो जड़ पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पौधे को भूमि की स्थिर रखना तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। जड़ की संरचना को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, बाह्य और आंतरिक। ये देखो हमने यहां पर जड़ की बाह्य और आंतरिक दोनों संरचना का वर्णन कर रखा है। या स्ट्रक्चर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जूम करके देखिएगा इसको ना। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, यहां पर रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देखोगे ना तो यहां पर ये रूट हेयर है, ठीक है। उसके बाद में ये वृद्धि क्षेत्र है, ठीक है, और ये विभोजक क्षेत्र है, और ये मूलांग जिसे रूट केप कहा जाता है। इधर देखोगे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एपिब्लेमा है, यहाँ कार्टिक्स है, यहाँ एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल्स है, फ्लोएम है और जाइलम है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, इसको आपकी बुक में भी दिया होगा। चलता हूं आगे इसमें। अब जड़ की आंतरिक संरचना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जड़ के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। मूलाग्र यानी रूट केप, यह जड़ के अग्रभाग पर पाया जाता है। यह जड़ के कोमल भाग की रक्षा करता है जब जड़ मिट्टी में आगे बढ़ती है। उसके बाद विभोजक क्षेत्र यानी मेटामेरिटिक रीजन्स, यह मूलाग्र के पीछे स्थिर होता है। यह कोशिका लगातार विभाजित होती है जिसमें जड़ की वृद्धि होती है। उसके बाद रीजन ऑफ एलोंगेशंस, वृद्धि क्षेत्र, इस भाग में कोशिका लंबी होती है जिसमें जड़ की लंबाई बढ़ती है। उसके बाद परिपक्व क्षेत्र, रीजन ऑफ मैच्योरेशंस, इस क्षेत्र में कोशिका पूर्ण विकसित हो जाती है। यहीं पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो जल और खनिजों को अवशोषण करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, जड़ की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं। एपिब्लेमा, यह जड़ की सबसे बाहरी परत होती है, इसमें मूल रोम उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कार्टिक्स, ये एपिब्लेमा के अंदर स्थित कई कोशिकाओं की परत होती है, यह भोजन का संचय करती है। उसके बाद एटोडर्मिस, ये कार्टिक्स की सबसे भीतरी परत होती है, यह जल एवं खनिजों में प्रवेश को कंट्रोल करती है। उसके बाद पेरिसाइकिल,
ये एंडोडर्मिस के अंदर स्थिर होती है, इसमें पार्श्वजड़ें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद वस्कुलर टिश्यू यानी संवहन, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता था, फ्लोएम भोजन का परिवहन करते, याद रखना। जड़ पौधे का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, ये पौधे को आधार प्रदान करती है, जल और खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। इसकी संरचना पौधे की वृद्धि और पोषण के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। इसके बाद इसके और में एक प्रश्न आया था, फूलों के भागों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो जो फ्लावर होते हैं उसके पार्ट्स आप बना सकते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशम, गाइनेशियम, इस बेसिस पे उसका डिस्क्रिप्शन करना और फ्लावर का स्ट्रक्चर बना देना। अब अगला प्रश्न आता है, पादप कोशिकाओं की संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। इसका आंसर हम देखते हैं। तो प्लांट सेल पादपों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जंतु कोशिकाओं की तुलना में इसकी सबसे बड़ी विशेषता कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा पादप कोशिका की संरचना, ये देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपकी बुक में भी इसका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जूम कर लेना इसको ना, और क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लो, वीडियो की क्वालिटी आप लोग। तो इसमें देखो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी हुई है, साइटोप्लाज्मा दिया हुआ है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोन्स है ना। उसके बाद में प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, उसके बाद श्वेत लवक है जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, उसके बाद रसधानी है, वेक्यूलियो है और माइट्रोकोन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, गाल्जी गाय और राइबोसोम भी इसके अंदर पाया जाता है। अब पादप कोशिकाओं के कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, मुख्य भाग और उनके कार्य। सेल वॉल, ये कोशिका की सबसे आउटर लेयर होती है जो कि सख्त और निर्जीव परत होती है, जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके वर्ग क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये कोशिका को निश्चित आकार और मजबूती प्रदान करती है तथा आंतरिक भागों की रक्षा करती है। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका भित्ति के ठीक अंदर स्थित एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। फंक्शन क्या है, तो ये कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। न्यूक्लियस की बात करें तो इसे कोशिका का कंट्रोल्ड पावर भी कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ यानी कि हम कह सकते हैं डीएनए होता है इसके अंदर। फंक्शन क्या है इसके, तो कोशिका की वृद्धि और प्रजनन के सभी गतिविधियों को कंट्रोल्ड करती है। साइटोप्लाज्मा, झिल्ली के अंदर मौजूद जेली जैसा पदार्थ जिसमें सभी कोशिकांग तैरते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गन सेल्स की बात करें तो महत्वपूर्ण कोशिकांग है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, कोशिका का किचन भी कहा जाता है। उसके बाद रिक्तिका, पादप कोशिका के केंद्र में एक बहुत बड़ी रिक्तिका होती है, यह कोशिका के अंदर पानी के दबाव को बनाए रखती है और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह श्वसन के माध्यम से एटीपी उत्पन्न करता है। गाल्जी बॉडी की बात करें तो यह प्रोटीन और लिपिड्स के भंडारण और परिवहन का कार्य करता है। पादपों में अक्सर डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। उसके बाद बात करें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यह झिल्लियों का एक जाल है जो प्रोटीन और वसा के संश्लेषण में मदद करता है। अब यहां पर मैंने डिफरेंस दिया है, वैसे आया नहीं पर डिफरेंस दिया है। पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या है, तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और इसमें अब्सेंस होती है प्लांट एनिमल सेल में। उसके बाद लवक जो होते हैं, प्लास्टिडसाइड्स होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। रिक्तिका एक बड़ी और केंद्रक होती है, इसमें छोटी छोटी होती है। और साइज की बात करें तो प्राय निश्चित होती है और इसमें अनिश्चित होती है। एक और क्वेश्चन आता है इसके और में दिया, जड़ की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो जड़ की आंतरिक संरचना के भी हमने ऊपर बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, वो उसी की आंतरिक संरचना हम यहाँ पर बता देना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। एक बहुत बढ़िया ऐसा प्रश्न मुझे दिखा है, वो है जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर मौजूद किसी भी अन्य लिक्विड के कंपेयर में सबसे अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। यह गुण किसी भी जीवित प्राणी, पौधे और केमिकल रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले बात करते हैं जल की पोलर नेचर। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन एटम होता है। अतः ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। विद्युत आकर्षण की बात करें तो इस ध्रुवीयता के कारण जल के अणु अन्य पदार्थ, तो विशेषकर आयनिक यौगिकों के परमाणुओं के बीच में आकर्षण को तोड़ देते, उन्हें अपने चारों ओर घेर लेते हैं। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी आयनिक ठोस को यानी NaCl को
वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये उसके अंदर आसानी से डिसोल्व कर लेता है क्योंकि वो आयनों में डिसोशिएट हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और अन्य पोलर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। अतः यह क्षमता शुगर और अल्कोहल जैसे कार्बनिक पदार्थों को भी जल में आसानी से घोलने में मदद करती, भले ही उनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं हो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैविक तंत्र की बात करें, बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे शरीर में रक्त मुख्य रूप से जल से बना है जो पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की को कोशिकाओं तक ले जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पादप पोषक की बात करें, पौधे मिट्टी से खनिज लवणों को तभी सोख पाते हैं जब वे जल में घुले हुए होते हैं। परिस्थिति की बात करें, नदियों और समुद्र के जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही जलीय जीवों को जीवित रखती है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वभौमिक विलायक की बात करें तो विलायक का अर्थ यह नहीं कि हर चीज को घोल ले। उदाहरण के लिए तेल और वसा जल में नहीं घुलते क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है, तो वाटर यानी जल के अंदर सिर्फ पोलर ही घुलते हैं। अगला प्रश्न इसके और में पूछा, अवशोषण पर टिप्पणी लिखिए। इस पर आप आसानी से लिख सकते हो। बीज अंकुरण की प्रक्रिया यानी सीड जर्मिनेशन को समझाना है और लैंगिक सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। यहां पर 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना थे और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का था। अब मैं आता हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वनस्पति विज्ञान के इतिहास और विकास का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो भारत में बॉटनी का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है। भारतीय ऋषियों, विद्यों एवं वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल से ही पौधों के औषधीय, कृषि तथा पर्यावरणीय महत्व का अध्ययन किया है। समय के साथ वनस्पति विज्ञान के विकास के डिफरेंट यहां पर पाथ रहे हैं, चरण रहे। पहला, वैदिक काल में वनस्पति विज्ञान। तो वैदिक काल में पौधों को जीवन का आधार माना गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में अनेक औषधि पौधों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में वनस्पतियों के औषधि गुणों के विशेष उल्लेख है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा यदि आप देखोगे बॉटनिकल इंपॉर्टेंस किसी के अंदर तो वो है अथर्ववेद के अंदर है। आयुर्वेदिक काल का योगदान देखें तो आयुर्वेदिक के विकास के साथ साथ वनस्पति विज्ञान की नई दिशा मिली है। चरक ने अपनी रचना चरक संहिता में अनेक औषधि पौधों का वर्णन किया। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में जड़ी बूटियों तथा उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इस काल में पौधों का वर्गीकरण उनके गुण, स्वाद एवं औषधि उपयोग के आधार पर किया गया। उसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन विकास की बात करें तो मध्यकाल में कृषि और बागवानी का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार की फसलों, फलों और औषधि पौधों की खेती पर ध्यान दिया गया। वनस्पतियों के संरक्षण एवं उपयोगों के लिए कई पारंपरिक विधियां विकसित हुई। उसके बाद आधुनिक काल में वनस्पति विज्ञान की बात करें तो ब्रिटिश काल में भारत में आधुनिक वनस्पति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। पौधों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, अनुसंधान एवं वनस्पति उद्यानों की स्थापना की गई। प्रमुख विकास की बात करें तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना पौधों के सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए की गई। आधुनिक प्रयोगशाला, विश्वविद्यालयों में वनस्पति विज्ञान की शिक्षा शुरू हुई। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, अनुवांशिक ऊतक संवर्धन एवं जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। और आखिरी पॉइंट देखें तो आधुनिक भारत में यदि बॉटनी की बात करें तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रहा है बॉटनिकल साइंस। औषधि पौधों का विकास हो रहा है बॉटनिकल साइंस से। पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रहा है और जैव विविधता संरक्षण में मदद मिलती है। और खाद्य एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्माण भी आजकल बढ़ गया है। किसके कारण? प्लांट साइंस के कारण। तो भारत ज्ञान परंपरा से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों तक वनस्पति विज्ञान के मानव जीवन, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी यह विज्ञान देश के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन सा विज्ञान? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाए तो बॉटनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण उदाहरण से समझाइए। तो आंसर आपके बुक में दे रखा, वहां से इसको आप लिख सकते हो। पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण और कार्य का विस्तार से लिखिए, यह भी आंसर आप तैयार कीजिएगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डायग्राम के द्वारा समझाना है और सीड जर्मिनेशन को भी प्रोसेस और उसके इंपॉर्टेंस को समझाना है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा का वनस्पति विज्ञान में महत्व समझा। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा इन बॉटनी। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हम लोग। तो भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम में प्रकृति और वनस्पतियों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्राचीन भारतीय ऋषियों एवं आचार्यों ने पौधों के औषधीय, धार्मिक, कृषि तथा पर्यावरणीय महत्व का विस्तृत अध्ययन किया है। भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, आयुर्वेदिक, चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में वनस्पति विज्ञान से संबंधित अनेक जानकारियां मिलती हैं। सबसे पहले बात करें औषधि महत्व की यानी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की। भारतीय ज्ञान परंपरा में पौधों को औषधि मुख्य स्रोत माना गया है। चरक और सुश्रुत ने अनेक औषधि पौधों का वर्णन किया है। तुलसी, नीम, अश्वगंधा, हल्दी आदि पौधों का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है। बात करें पर्यावरण संरक्षण की तो भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की परंपरा रही है। पीपल,
वट, नीम आदि वृक्षों को पवित्र माना गया है, जिसमें उनके संरक्षण को बढ़ावा मिला है। इसमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विकास की बात करें तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में खेती, बीज संरक्षण, सिंचाई तथा भूमि की उर्वरकता के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया। इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो भारतीय आचार्यों ने पौधों की संरचना, वृद्धि तथा उपयोगिता का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से किया। ये आधुनिक वनस्पति विज्ञान का विकास का आधार बना। जैव विविधता संरक्षण की बात करें, बायोडायवर्सिटी की बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वन एवं वनस्पतियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। इसमें विभिन्न पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित रखने में सहायता मिली। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो भारतीय परंपरा में पौधों को जीवन और प्रकृति का प्रतीक माना गया है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में पौधों और वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा में वनस्पति विज्ञान को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह परंपरा केवल पौधों के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति संरक्षण, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों ने यहां पर इस प्रश्न की बात करी। अगला प्रश्न आता है, बीज के प्रकार और संरचना को बताइए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सीड्स एंड देयर स्ट्रक्चर। तो विद्यार्थियों, अभी तक आप जुड़े हुए थे मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक खास बात और जाते जाते नंबर नोट करके जाइए। नंबर है 77 250 44 325। नंबर क्या है 7725044325। इस नंबर को आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। आपकी एग्जाम जब भी हो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आपका पेपर अवश्य भेजिए। आपका मेजर, माइनर, एमडीसी, वोकेशनल कोर्स, हिंदी, इंग्लिश और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।